स्टार्ट। मैं ना हम इसे बॉडी ऑफ लॉ कह सकते हैं। बॉडी ऑफ लॉ। नो, इट्स नॉट अ बॉडी ऑफ लॉ, इट्स अ सिस्टम। बॉडी ऑफ लॉ तो होती है पार्लियामेंट, जो लॉ बनाती है। तुम्हारी सुई पार्लियामेंट पे क्यों अटक गई है मान्या? देयर इज ओनली वन बॉडी दैट मेक्स लॉ, दैट इज पार्लियामेंट। किसी को इस बात में डाउट है? किसी को लग रहा है जुडिशरी लॉ बनाती है तो गलत है? किसी को लग रहा है कोई और बॉडी लॉ बनाती है, वो भी गलत है। देयर इज ओनली वन बॉडी दैट मेक्स लॉ इन इंडिया, और उसका नाम है पार्लियामेंट। समझ गए? पार्लियामेंट को ही लेजिस्लेचर बोलते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर का मतलब होता है वो बॉडी जो लॉ बनाती है। ठीक है, दोनों नाम एक ही है, लेकिन लॉ बनाने का काम केवल पार्लियामेंट ही करती है। ओके, सो कमिंग टू द अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में जिस तरह से क्राइम के लिए जस्टिस की जाती है, मतलब अगर किसी ने क्राइम कमिट किया है तो उसकी क्या सजा होगी, जज लोग उसे कैसे डील करेंगे, दैट वी कॉल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हम इसमें रोल पढ़ने वाले हैं हमारी मेन बॉडी, जो कि बहुत ज्यादा क्राइम से डील करती है, वो है पुलिस। जज का काम तो बाद में आता है बात की नहीं? पहले तो काम आता है पुलिस का। जब भी क्राइम होगा सबसे पहले पुलिस जाएगी, उसके बाद जज का रोल आएगा। तो सबसे तो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड रोल ऑफ पुलिस, देन वील अंडरस्टैंड द रोल ऑफ जज। क्योंकि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला पुलिस, ठीक है, दूसरा लॉयर, और तीसरा जज। ठीक है, तो हम जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में टोटल इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। लॉयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दूसरा डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर वो जो क्रिमिनल की तरफ से खड़ा होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो इधर दूसरी तरफ से खड़ा होता है, ठीक है, विक्टिम की तरफ से। समझ गए? बेसिकली उनके नाम एक ही, वो है तो एक ही टाइप की चीज, वो है लॉयर दोनों ही, बट एक इस तरफ से होता है तो विक्टिम की तरफ से, या फिर जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, दैट वी कॉल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और डिफेंस लॉयर वो होता है जो क्रिमिनल की तरफ से खड़ा होता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं तीन टाइप के इंस्टीट्यूशंस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। पहला है पुलिस, दूसरा है लॉयर, और तीसरा है जज। ठीक है, लॉयर में दो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर। अभी ठीक है? तो भाई सबसे पहले रोल ऑफ पुलिस की बात करते हैं। ठीक है, सामने लिखा हुआ है, दीज डेज आई एम नॉट मेकिंग यू एनी नोट्स। मैं खुद ही समराइज्ड दे रही हूँ इससे फुल मार्क्स में से। तो उसी समरी को आप मैं डिस्क्राइब करती हूँ पूरा चैप्टर, यू कैन गो विद दैट समरी। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि वापस यहाँ से देख के कॉपी में लिखो, ऑफलाइन में थोड़ा इजी है लिखाना, ऑनलाइन में तो और भी टफ है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या काम है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में? ठीक है, तो द रोल ऑफ पुलिस बिगिंस विद दी, बताओ कैसे? मैंने पूरा बताया था प्रोसेस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कैसे? मैम सबसे पहले एफआईआर होती है, देन पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, देन फिर वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। और फिर मैम अगर जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, सो मैम दे कैन अपील फॉर हायर कोर्ट्स। वेरी गुड। सबसे पहले क्या होता है, मान लो क्राइम होता है, क्योंकि जब क्राइम नहीं होगा तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्राइम होता है, लेकिन उस क्राइम के बाद पहला रोल आता है पुलिस का, यानी जो भी विक्टिम है जिसके साथ क्राइम किया है, वो पहले जाएगा पुलिस के पास और लिखाएगा एक एफआईआर। ठीक है, तो सबसे पहला काम है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रोसेस का कि वो पहले एफआईआर लिखी जाएगी। जैसे दिखाते हैं नॉर्मल मूवीज में, सब कुछ देख रखा हो तुम लोगों ने। एफआईआर के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, मतलब जो तुम कंप्लेंट लिखाओगे पुलिस जाएगी, चेक करेगी, देखेगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वो होगी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। समझ गए? आफ्टर द एफआईआर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पुलिस अपनी एक फाइल बनाती है, जिसको वो चार्जशीट या फिर इसकी फाइल बोलते हैं। ठीक है, अगर पुलिस को लगता है कि विक्टिम ने जो चीज बोली है वो बात एकदम ठीक है, तो वो कोर्ट में जाकर के उस चार्जशीट को पेश कर देते हैं। समझ गए? पहला काम है एफआईआर का, दूसरा है इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा है कोर्ट केस। ठीक है, तो पहले मैं गई, मैंने एफआईआर लिखाया, मेरी एफआईआर पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा। ठीक है, उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन में उनको लगता है कि नहीं एफआईआर जेन्युइन है, तब फिर कोर्ट केस चलता है। ठीक है, और कोर्ट केस में पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करती है, जो भी उसने एविडेंस इकट्ठे किए होते हैं। ठीक है,
पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो पुलिस अपने लॉ के हिसाब से करती है, ठीक है। पुलिस को अननेसेसरी को ट्रैवल करने का राइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लेडी के खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट करा है या किसी लेडी को अरेस्ट करने जाना है तो पुलिस को लेडी इंस्पेक्टर, लेडी कांस्टेबल को साथ ले जाना पड़ेगा, समझ गए। देयर आर सम रूल्स। आप किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं यार, किस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन को पूरा आगे ले जा सकते हैं। अगर पुलिस है वो जैसे तुम लोगों ने मूवी में देखा होगा कि किसी का घर चेक करने से पहले सर्च वारंट निकालना होता है कि नहीं। लड़की को अरेस्ट करने से पहले लेडी कांस्टेबल को वहां पर जमा करना होता है। जिसको पुलिस अरेस्ट करती है उसको 24 घंटे के सामने उनको मजिस्ट्रेट के सामने मतलब ले जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को अरेस्ट कर लिया 15 दिन से आप उसे बंद किए हुए हैं। इस तरह तो लोग बहुत नाजायज फायदा उठा लेंगे चीजों का। जिसकी पुलिस से पर्सनली दुश्मन होगी उसको उठा करके पुलिस जेल में बंद कर देगी क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है बात की नहीं। कुछ रूल्स है जो पुलिस के हिसाब से जिनमें पुलिस को काम करना पड़ता है, समझ गया। कोई मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं रूल्स के। तो पुलिस क्या करती है फिर लॉ के हिसाब से अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है। जो भी उसको लगता है कि अक्यूज्ड है या फिर सस्पेक्टेड है उनको वो बिहाइंड बार्स करती है या थाने में ले जाते हैं, ठीक है। फिर कोर्ट के सामने उनकी पेशी होती है। अगर कोर्ट को भी लगता है कि ये लोग जो है ये गड़बड़ हो सकते हैं तो फिर कोर्ट उनको रिमांड देती है। किसी को पता है ये सब चीजें देखी हैं कभी? नहीं देखी पगले बच्चे। व्हाट हैपेंस, कोर्ट मान लो पुलिस ने आज मुझे अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। फिर मजिस्ट्रेट देखेगा, वो चार्जशीट पुलिस की पढ़ेगा और देखेगा कि अच्छा क्या क्या चीजें हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हो सकता है मैंने क्राइम किया हो तो फिर मेरी बेल को वो रिजेक्ट कर देगा। अगर उसे लगेगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने क्राइम ना किया हो तो वो मेरी बेल को एक्सेप्ट कर लेगा। तो बहुत बार देखा होगा मूवीज में लोगों की बेल रिजेक्ट हो जाती है, देखा है कभी? कुछ तो देखा होगा तुम लोगों ने। हाँ ना भी नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा। यस मैम, देखा है। तो पुलिस अगर सिंपल सिंपल पढ़ना है, तुमने बातें नहीं करनी तो फिर वो भी ठीक है, वैसे ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है, फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर जब अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है उसके अलावा बाद पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है। उसके बाद में पुलिस जो है वो फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि विक्टिम या फिर जो भी क्रिमिनल है उसके साथ क्या करना है। फिर अगर पुलिस के पास वो क्रिमिनल यानी कोर्ट अलाउ करता है कि आप इसे चार्जशीट क्या होती है? चार्जशीट ये क्या होती है कि जो भी क्रिमिनल है उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस मिले होते हैं पुलिस को वो चार्जशीट में रखे जाते हैं। चार्जशीट का मतलब कि कौन कौन से चार्ज लगे हुए हैं आपके ऊपर, ठीक है। ओके तो पूरा प्रोसेस ये है कि कोई क्राइम होगा तो पहले एफआईआर होगी। जिसके अगेंस्ट एफआईआर होगी वो क्रिमिनल माना जाएगा यानी सस्पेक्ट माना जाएगा। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर उसको लगा कि नहीं ये सस्पेक्ट एक्चुअली सस्पेक्ट लग रहा है उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे और उसके लिए एक चार्जशीट बनाई जाएगी। पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। 24 घंटे के बाद वो उसको जज के सामने प्रस्तुत करेंगे या प्रेजेंट करेंगे, फिर अपनी चार्जशीट देंगे। उसी समय जो बंदे को पुलिस पकड़ के ले गई होगी उसके घर वाले बेल के लिए अप्लाई करेंगे, है बात की नहीं, उसको बेल मिल जाए। लेकिन अगर पुलिस कोर्ट को लगता है कि नहीं इसने क्राइम किया होगा, इसको बेल देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट उसका बेल या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। और वापस उसको रिमांड पे भेज देगा पुलिस के पास कि आप इससे सच उगलवाइए, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि रिमांड में जाएगा वो इंसान और फिर सबसे रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद में उससे कोशिश की जाएगी कि जो क्रिमिनल है उसे सच निकलवाया जाए, समझ गए। अगर वो सच निकाल देता है तो उसकी फिर से कोर्ट में, तो फिर हिसाब से कोर्ट केस चलता रहता है। अलग अलग गवाह सबूत प्रेजेंट किए जाते हैं और एंड में जज एक फैसला सुनाता है। आप समझ गए? यस मैम। ओके शाश्वत, मैंने क्या समझाया अभी बताओ जरा, मुझे एक बार रिवाइज कराओ। कि मैम हमेशा इन्वेस्टिगेशन एफआईआर से होती है एंड देन पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और फिर तब कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। ओके सब लोग पहले तो अपना कैमरा ऑन करो। फिर आगे क्या होता है, ये तो पुलिस का जो पूरा है, ये है पुलिस का सिस्टम जिस तरह से पुलिस काम करती है। अब कुछ चीजें हैं जो पुलिस को अलाउड नहीं है, जैसे बिना मतलब के पुलिस किसी को टॉर्चर, बीट या शूट नहीं कर सकती, ठीक है। पुलिस क्या नहीं कर सकती, किसी को टॉर्चर, बीट या शूट नहीं कर सकती। बीट या शूट
ठीक है, 1 मिनट टिल हैव टू वेट। ले जाओ तुम। So where were we? Yeah. Okay. तो अब क्या है कि हम पुलिस क्या क्या चीजें नहीं कर सकती ये मैं बता रही थी, ठीक है। तो पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन अपना किया, लेकिन देयर आर सम थिंग्स दैट अ पुलिस कैन नॉट डू। जैसे वो किसी भी इंसान को बिना सिर्फ शक की बिना पर टॉर्चर या बीट या शूट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे टॉर्चर, बीट करना, शूट करना ये क्राइम है, ठीक है। जो कि हमारे यहाँ दिखाते हैं कि पुलिस मार मार के सच निकलवा रही है, वो एक्चुअली इट्स नॉट अलाउड। पुलिस किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती, बीट नहीं कर सकती, शूट नहीं कर सकती अगर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब केस चल रहा होता है उसमें दो तरह के लॉयर होते हैं। एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कंट्री की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से खड़ा होता है, ठीक है, जो बचा रहा होता है विक्टिम को, ठीक है। उसका काम क्या होता है कि जब पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है और जब उन्होंने अपना चार्जशीट फाइल कर दिया है, उसके बाद लॉयर्स का काम शुरू होता है, क्योंकि अब तो केस कोर्ट में चला गया, पुलिस का काम वहां खत्म हो जाता है, समझ गए। तो पहला काम पुलिस का है, पुलिस को एफआईआर में जब विक्टिम एफआईआर लिखाने आएगा उसके बाद तुरंत पुलिस का काम शुरू हो जाएगा। पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर उसे लगेगा कि नहीं इस इंसान क्रिमिनल हो सकता है उसके खिलाफ वो चार्जशीट बनाएंगे, उसको कोर्ट में केस करेंगे और फिर कोर्ट में उसके खिलाफ केस चलेगा, ठीक है। एक बार जब अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, प्रूफ इकट्ठे करके वो कोर्ट को सबमिट कर देती है, फिर पुलिस का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद लॉयर का काम शुरू हो जाता है बात की नहीं। लॉयर क्या करेंगे, वो अपने एविडेंस वगैरह को चेक करेंगे, उसके बिना पर वो तर्क करते हैं या फिर कि ये देखिए इसका ये मतलब भी हो सकता है। तो लॉयर
पूरे केस में एक दूसरे की तरफ से लड़ते हैं, डिफेंस वाला बचाने की कोशिश करता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो विक्टिम की तरफ से लड़ रहा होता है, ठीक है। और एंड में जज दोनों पक्षों को सुनता है, जिसको लगता है कि नहीं इनका वाला बेटर है और इनके खिलाफ ज्यादा सबूत भी है, उसी हिसाब से जज अपना फैसला सुनाते हैं, ठीक है। ये है एंड। फैसला सुनाने के बाद में और अगर हाँ मैम अगर जज अनफेयर हो जाए तो? अगर जज अनफेयर हो जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फैसला तो जज सुनाता है। लेकिन उसके बाद आपको हमारी कंट्री में 2 और सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल जज में, जैसे शहर में चोरी हुई, ठीक है, अभी समृद्धि के ऊपर इल्जाम है कि उसने वरुण के घर में चोरी की है। वरुण गया कंप्लेन लिखाने कि मेरा FIR है समृद्धि के खिलाफ, इन्होंने चोरी करी है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे घर पे। तो पुलिस क्या आएगी, पुलिस उस FIR पे काम करेगी, समृद्धि के घर आएगी, पहले तलाशी लेगी कुछ चोरी का सामान मिलेगा कि नहीं। मान लो चोरी का सामान मिल गया, पुलिस क्या करेगी, चार्जशीट बनाएगी, उसमें लिख देगी समृद्धि सस्पेक्टेड है थीफ, क्योंकि इसके घर चोरी का सामान लिखा है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी समृद्धि को, बंद कर देगी। एक 24 घंटे के बाद वो कोर्ट के सामने समृद्धि को इकट्ठा मतलब प्रेजेंट करेंगे। समृद्धि के घर वाले तब तक डर रहे होंगे कहीं इसको कुछ हो ना जाए, तो वो जाएंगे बेल के लिए अप्लाई करेंगे। फिर क्या होगा, क्योंकि पुलिस को सस्पेक्ट है कि नहीं ये हो सकती है, तो इसके खिलाफ केस चलेगा। अब जब केस चलना शुरू होगा, 2 लॉयर होंगे, एक समृद्धि के घर वालों ने जो हायर किया होगा वो होगा समृद्धि का डिफेंस लॉयर जो समृद्धि को बचाना चाह रहा है, और दूसरा है वरुण का लॉयर जो कि है विक्टिम की तरफ से, इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, ठीक है। अब जो जज होगा वो समृद्धि के लॉयर की बात सुनेगा और वरुण के लॉयर की बात सुनेगा। वरुण को लॉयर ये बताएगा कि देखिए हमारे घर से ये सामान चोरी हुआ था, ये फोटोज है, सामान यहाँ पर रखा हुआ था, फिर समृद्धि के घर से वो सामान मिला है, उस पर समृद्धि के फिंगरप्रिंट्स हैं, तो समृद्धि ही चोर है, ठीक है। ये बोलेगा वरुण वाला। समृद्धि वाला बोलेगा कि नहीं मेरी और वरुण की दोस्ती थी, एक दिन ये मेरे से मिलने आया था तो सामान लेकर के आया था, बाई चांस ये भूल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरे घर पे रह गया, ठीक है। एक अपनी कहानी सुनाएगा, एक अपनी कहानी सुनाएगा, जिसको प्रूव करने के लिए ज्यादा होंगे। फिर अब चलता जाएगा, सीसीटीवी देखा जाएगा, कभी आया कभी नहीं आया, तो वरुण कहेगा नहीं मैं तो कभी इसके घर गया ही नहीं। इस तरह से बहस चलती रहेगी। जज होगा वो दोनों साइड को सुनेगा, और मान लो कि कुछ पड़ोसी होंगे, जिस वक्त समृद्धि जा रही होगी वरुण के घर चोरी करने, उस वक्त पड़ोसी ने अगर देखा होगा तो पड़ोसी हो जाएगा विटनेस। जज को वो बताएगा कि नहीं नहीं ये इस वक्त घर आई थी, मैंने देखा था, ठीक है। या फिर अगर वरुण एक्चुअली समृद्धि के घर गया होगा मिलने उस दिन, तो समृद्धि के पड़ोसी ने देखा होगा तो वो विटनेस हो जाएगा कि नहीं नहीं ये आया था मिलने, तो इसने चोरी नहीं की है, ये खुद छोड़ के गया है। मान लो वरुण खुद मिलने आया था और ये भुलक पड़ा है, ये भूल गया सामान, और इसने बिना मतलब के चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो समृद्धि का पड़ोसी जाएगा कोर्ट में और ये बोलेगा, विटनेस हो जाएगा। जज उस गवाह की बात सुनेगा, सबूत को देखेगा, फिर जज फैसला लेगा और कहेगा नहीं समृद्धि चोर नहीं है, ठीक है। सो दैट्स हाउ द एंटायर प्रोसेस गोज। अब किसको समझ नहीं आई? मैम आ गई। और अगर ये लगता कि नहीं समृद्धि चोर है, तो समृद्धि को फिर बेल नहीं मिलती, उसको रिमांड पे भेज दिया जाता। पुलिस वाले खूब पिटाई करते और फिर उगलवाते, सच बोलो सच बोलो, तुमने चोरी की कि नहीं की। मैम अगर कोई विटनेस ही ना हो तो? विटनेस ना हो तो बेटा फिर सबूत देखे जाते हैं, फिर फिंगरप्रिंट देखा जाता है, फिर जज का अपना कुछ एक्यूमेंट है, कोई ना कोई तरीका तो होगा ना प्रूव करने का। अगर गवाह नहीं है तो कोई रिकॉर्डिंग होगी, कुछ तो होता है जिससे सच का पता लगाया जाता है। जब कुछ नहीं होता है तो कभी कभी गलत डिसीजन भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पड़ोसी गवाह नहीं होता और आपने एक्चुअली चोरी नहीं की होती, लेकिन उसको साबित करने वाला कोई नहीं होता कि नहीं समृद्धि ने चोरी नहीं की, उस केस में तुम्हें सजा हो जाती। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो तुम क्या कर सकते थे, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तुमको सजा हो गई, यही वरुण पास वाले थाने ही गया पहले, तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलेगा, तुम्हारे घर वाले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तब तक अपील कर सकते हैं जब तक कि उनके पास मौका है तुम्हें बचाने का, समझ गए। तो अगर आपको एक जगह आपको गलत डिसीजन मिल गया तो आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, फिर कोर्ट दोबारा से इंसिडेंट्स को देखेगा और डीपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, है बात की नहीं। इस तरह से चलता है प्रोसेस। एक बारी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि आप गिल्टी हैं तो फिर गिल्टी हैं, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट खुद आपको पार्डन दे दे तभी आपकी सजा बच सकती है, समझ गए। एक बार अगर प्रूफ हो जाता है कि बंदा गिल्टी है, उसके बाद भी एक ऑप्शन है, उसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट का पार्डन। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो उनके पास एक कैपेसिटी है पार्डन क्षमा देने की। तो अगर कोई गिल्टी है और प्रेसिडेंट को लगता है कि उसको जबरदस्त हार्श पनिशमेंट मिल गई है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने गलती से उसको सजा दे दी है, तो प्रेसिडेंट अपने रीजनेबल और अपने माइंड का इस्तेमाल करके, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं इस बंदे को क्षमा मिलनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट पार्डन मिल सकता है। 1-2 बार प्रेसिडेंट पार्डन मिला भी हुआ है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब देखो ये है हायरार्की।
किस तरह से हायरार्की चलती है। सबसे नीचे वाले डब्बे से पढ़ो, 244 के जस्ट ऊपर चौकीदार लिखा हुआ है, ठीक है। घर के जो सोसाइटी के बाहर रहता है वो है चौकीदार, तो चौकीदारी करते हैं इधर उधर, है बात की नहीं। सबसे नीचे आता है हायरार्की में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो है चौकीदार। चौकीदार सबसे नीचे के लेवल का आदमी होता है जो नजर रखता है लोगों पर। उसके बाद आता है पुलिस में कांस्टेबल, ठीक है। तो कांस्टेबल चौकीदार से ऊपर पोजीशन का होता है, लेकिन उसका काम भी होता है इलाके में नजर रखना, ठीक है। मान लो एक पुलिस स्टेशन में 3 या 4 कांस्टेबल है, तो उनका एक हेड कांस्टेबल होगा जो उन सारे कांस्टेबल पे नजर रखेगा कि ये लोग काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस कांस्टेबल के ऊपर होता है सब इंस्पेक्टर। बेसिक लेवल इंक्वायरी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, यही तीनों लोग करते हैं, ठीक है। तो एक बंदा पहले सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, फिर वो प्रमोट होके सब इंस्पेक्टर बनता है, फिर वो और प्रमोट होके इंस्पेक्टर बनता है। तो जो इनिशियल लेवल इंक्वायरी होती है उसमें यही 3-4 लोग जाते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल। मोस्टली जो चोरी डकैती सब छोटे छोटे मामले होते हैं, तो ये तीनों लोग पहले क्राइम सीन पे जाते हैं और जाके देखते हैं, ठीक है। अगर इनसे कोई गलती हो जाती है या बड़े लेवल का कोई मामला है जहां पर बड़ी चोरी, बड़े मर्डर है, उस जगह पर फिर डीएसपी वगैरह भी जाते हैं। वैसे इंक्वायरी करने का काम इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का ही होता है। ये लोग ही इंक्वायरी करके जो भी इनकी रिपोर्ट होती है वो डीएसपी या एसपी को देते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर के ऊपर होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके ऊपर होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि एक सिटी में एक होता है, ठीक है। उसके बाद होता है डीसी, उसको बोलते हैं डेप्यूटी कमिश्नर। उसके ऊपर भी हायरार्की है, जिनको बोलते हैं आईजी, डीआईजी, वो पूरे स्टेट में एक होते हैं, ठीक है। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, ये लोग स्टेट में पूरे एक होते हैं। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट की बात जो करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में डेप्यूटी कमिश्नर तक होता है। उसके ऊपर का लेवल फिर क्या होता है, उसके ऊपर का लेवल स्टेट पे होता है, ठीक है। तो स्टेट में आपको आईजी, डीआईजी, ये सब रैंक भी मिलते हैं। आपको सिटी लेवल पे एसपी और डीसी ही मिलते हैं, ठीक है, यानी डेप्यूटी कमिश्नर। डेप्यूटी कमिश्नर के ऊपर आता है पुलिस कमिश्नर। कमिश्नर स्टेट में होता है, आईजी और डीआईजी, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो ये पूरी आपकी हायरार्की है। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, आई थिंक यू विल हैव टू, वैसे बहुत इजी होगा। देखो, पहला है एमसीक्यू, कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। कौन है जो पुलिस स्टेशन नहीं बुलाए जा सकते क्वेश्चनिंग के लिए? अंडर 15 years, वीमेन, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्या होगा आंसर? मैम ए। दोनों ही है। केवल क्वेश्चनिंग के लिए आप बच्चों को, माइनर को और वीमेन दोनों को ही नहीं बुला सकते स्टेशन पे, ठीक है। मैम क्यों? वीमेन कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोन होती हैं, लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो वीमेन के प्रोटेक्शन के लिए ये क्लॉज रखा गया। बच्चे तो बच्चे होते हैं इसलिए नहीं, और वीमेन प्रोटेक्टेड रहे इसलिए, ठीक है। और उनकी बेइज्जती भी जल्दी हो जाती है, जल्दी बदनामी हो जाती है। इन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। नो, स्टेट। मैंने बताया ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थर्ड है, who among the following does not play a role in criminal justice system? तो पुलिस, पब्लिक, बाकी सब तो पढ़ ही चुके हैं, पब्लिक हमने नहीं पढ़ा, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट नहीं है। अगला है इन अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल में क्या होता है, सोच के देखो कि फेयर ट्रायल में क्या होगा। जो गिल्टी है उसी को तो मिलेगी एक्यूटेश, मतलब जो, यस मैम, जो सही है उसको। नो, एक्विटेड का मतलब छोड़ देना, मतलब उसको रिलीज कर देना। तो जो फेयर ट्रायल होगा, यानी अगर ट्रायल एकदम अच्छा हुआ है तो सजा किसे मिलेगी? जो सही है, गिल्टी को। और एक्विट किसे किया जाएगा? इनोसेंट को। जो सही है। जो सही है, तो पहला करेक्ट होगा। फेयर ट्रायल में जो इनोसेंट होता है उसको एक्विटल मिलता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको सजा नहीं दी जाती। गिल्टी में लिखेगा क्या? गिल्टी इज कन्विक्टेड, ठीक है। तो दो टर्म होते हैं, एक्विटेड और कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब सजा देना, ठीक, और एक्विटेड का मतलब रिलीज कर देना। इनोसेंट को एक्विट किया जाता है फेयर ट्रायल में। व्हाट डू यू मीन बाय एफआईआर? एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पहली इंफॉर्मेशन होती है वो, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लेना। हम इस ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं, जो हमने पढ़ा उससे आ रहे हैं कि नहीं। डिफेंस लॉयर जो होता है वो प्रोसीडिंग को सुनता है, ऐसा होता है क्या? प्रोसीडिंग्स तो जज सुनता है। डिफेंस लॉयर क्यों सुनेगा, वो तो बोलेगा, ठीक है। डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों बोलते हैं, जज सुनता है, ठीक है।
सेकेंड, तो पहला है फॉल्स. सेकेंड, इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस टू डिसाइड वेदर पर्सन इज false. गलत है. पुलिस की ड्यूटी जज नहीं की है, ड्यूटी होती है. जज की ड्यूटी है. पुलिस की ड्यूटी है केवल FIR लिखना और केस को इन्वेस्टिगेट करके क्या बनाना, चार्जशीट. ठीक है. तीसरा है Yes, ma'am. FIR usually mentions the date and time and place of offense, detail of basic facts including description of the event. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में सारी चीजें होती हैं. तुम पुलिस के पास FIR लिखाने जाओगे, वो यही पूछेंगे कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तुम क्या कर रहे थे, ये सब सवाल पूछते हैं ना. वो FIR में सब कुछ लिखा Yes, होता है ma'am. कि इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, और बेसिक डिटेल्स, क्या कपड़े पहने थे, कि दरवाजा खुला था, बंद था. तो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो पूरा डिटेल लिखा होता है FIR में. उसी के बेसिस पे तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी. अगर पूरा इन्फॉर्मेशन ही नहीं दोगे FIR में तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर पाएगी नहीं. अगर मैंने No, FIR में ma'am. केवल इतना लिख दिया कि मेरे डॉक्यूमेंट खो गए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ढूंढ देगी क्या मेरे डॉक्यूमेंट? No, ma'am. नहीं, वो पहले ये पूछेंगे कौन से डॉक्यूमेंट खोए हैं. आधार कार्ड खोया है, ड्राइविंग लाइसेंस खोया है, कहाँ खोया है, किस टाइम पे खोया है. समझ गए? तो जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है. FIR में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन इवेंट का सब होता है. फोर्थ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई रोल नहीं है इन्वेस्टिगेशन में. राइट. लॉयर का क्यों रोल होगा इन्वेस्टिगेशन में? लॉयर, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई रोल नहीं होता इन्वेस्टिगेशन में. फोर्थ इज ट्रू. ठीक है. Yes, ma'am. Fifth, the charge sheet is a formal document of accusation prepared by police. True. False. है. चार्ज शीट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है. एक्यूजेशन का मतलब इल्जाम लगाने वाला. तो चार्ज शीट अक्यूज्ड के लिए बनाई जाती है. उसमें जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वो सब लिखे होते हैं चार्ज शीट में. चार्ज शीट का मतलब है कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं आपके ऊपर, आपने क्या क्या क्राइम किया है, वो लिखा होगा चार्ज शीट में. ठीक है. ओके. तो अभी आज के लिए हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ. हम लोगों को इसको रिवाइज करना है और पिछले वाले चैप्टर्स भी रिवाइज करने हैं. ठीक है. Okay, ma'am. ओके. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही. वील मीट सून. टिल देन गुड बाय. बाय बाय एवरीवन. एंड देयर इज नो क्लास ऑन सैटरडे. सैटरडे को कोई क्लास नहीं है, छुट्टी है LC की. ठीक है. सैटरडे पूरा या किसी छुट्टी है? अब JD सर का मुझे नहीं पता, वैसे छुट्टी देनी चाहिए उन्हें भी, बट इन जनरल पूरी छुट्टी है. JD सर का वी आर नॉट श्योर. 6 to 8 तक का टीचर के ऊपर रखा गया है कि टीचर का मन है तो वो छुट्टी दे सकता है. 9 to 12 छुट्टी है ILC में पूरे की. एक अलग बात है, टीचर के मन के ऊपर क्यों है? तो मैं दे रही हूँ ना, देखो. सो आई एम गिविंग जूनियर सेक्शन. अगर सीनियर सेक्शन को छुट्टी का राइट है तो जूनियर सेक्शन को भी है. ठीक है. इसलिए सैटरडे छुट्टी है तुम लोगों की. वंस इन अ वाइल छुट्टी मिलती है, एंजॉय कर लो. चलो, Thank you, ma'am. बाय बाय. JD सर से रिक्वेस्ट करना, वो भी दे देंगे. बाय बाय. Yes, ma'am. Thank you, ma'am.